आगे देखते हैं बेटा। वहाँ की कोई मुख्य सड़क वहाँ की कोई घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता। आपको किसी के घर जाने के लिए मुख्य सड़क से पहले सेक्टर में यानी कि सेक्टर के भीतर दाखिल होना पड़ता है, फिर घर की गली में, फिर घर में। क्या कार्बूजिए ने यह सीख मोहनजोदड़ो से ली? कहते हैं कविता में से कविता निकलती है। कलाओं की तरह वास्तुकला में भी कोई प्रेरणा, चेतना, अवचेतना ऐसे ही सफ़र करती होगी। ढकी हुई नालियाँ मुख्य सड़क के दोनों तरफ समानांतर दिखाई देती हैं। बस्ती के भीतर भी इनका यही रूप है। हर घर में एक स्नान घर है। घरों के भीतर से पानी या मैल की नालियाँ बाहर हौदी तक आती हैं और फिर नालियों के जाल से जुड़ जाती हैं। कहीं कहीं वे खुली हैं पर ज़्यादातर बंद हैं। स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो के बासिंदों के सरोकार का यह बेहतर उदाहरण है। बस्ती के भीतर छोटी सड़कें हैं और उनसे छोटी गलियां भी। छोटी सड़कें 9 से 12 फुट तक चौड़ी हैं। इमारतों से पहले जो चीज़ दूर से ध्यान खींचती है वह है कुओं का प्रबंध। ये कुएं भी पक्की यानी कि पकी हुई एक ही आकार की ईंटों से बने हैं। इतिहासकार कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता संसार में पहली ज्ञात संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची। उसके मुताबिक केवल मोहनजोदड़ो में 700 के करीब कुएं थे। नदी, कुएं, कुंड, स्नानगार और बेजोड़ पानी निकासी। क्या सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृति कह सकते हैं? बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक हल्का डीकेजी कहलाता है। इसके घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं। मोटी दीवार का अर्थ यह लगाया जाता है कि उस पर दूसरी मंजिल भी रही होगी। कुछ दीवारों में छेद हैं जो संकेत देते हैं कि दूसरी मंजिल उठाने के लिए शायद यह क्षैतिरों की जगह हो। सभी घर ईंटों के हैं, एक ही आकार की ईंटें, 1:2:4 के अनुपात की, सभी भट्टी में पकी हुई। हड़प्पा से हटकर जहां पक्की और कच्ची ईंटों का मिला जुला निर्माण उजागर हुआ है, मोहनजोदड़ो में पत्थर का प्रयोग मामूली हुआ। कहीं कहीं नालियां ही अनगढ़ पत्थरों से ढकी दिखाई दी। इन घरों में दिलचस्प बात यह है कि सामने की दीवार में केवल प्रवेश द्वार बना है, कोई खिड़की नहीं है। खिड़कियां शायद ऊपर की दीवार में रही हों, यानी दूसरी मंजिल पर। बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां जरूर हैं। बड़े आंगन वाले घरों के बारे में समझा जाता है कि यहाँ कुछ उद्यम होता होगा। उद्यम का मतलब होता बेटा कोई कारखाना होगा, उसमें काम किया जाता होगा, कुम्हारी का काम या कोई धातु कर्म। हालांकि सभी घर खंडर हैं और दिखाई देने वाली चीज़ों से हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। घर छोटे भी हैं और बड़े भी, लेकिन सब घर एक कतार में हैं। ज़्यादातर घरों का आकार तकरीबन 30x30 फुट का होगा। कुछ इससे दोगुने और तिगुने आकार के भी हैं। इनकी वास्तुशैली कमोबेश एक ही प्रतीत होती है। व्यवस्थित और नियोजित शहर में शायद इसका भी कोई कायदा नगरवासियों पर लागू हो। एक घर को मुखिया का घर कहा जाता है।
इसमें 2 आंगन और करीब 20 कमरे हैं। DKBC हल्का आगे पूरब में है। दाढ़ी वाले या चिकनरेश की मूर्ति इसी तरफ के एक घर से मिली है। DKG की मुख्य सड़क पर दक्षिण की ओर बढ़ें तो 1.5 फर्लांग की दूरी पर HR हल्का है। सड़क उसे 2 भागों में बांट देती है। ये हल्का हेरल्ड हरग्रीव्स के नाम पर है, जिन्होंने 1924-25 में राखाल दास बनर्जी के बाद खुदाई करवाई थी। यहीं पर एक बड़े घर में कुछ कंकाल मिले थे, जिन्हें लेकर कई तरह की कहानियां बनती हैं, यानी कि बनती रहीं। प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प भी यहीं पर एक छोटे घर की खुदाई में निकला था। इसके बारे में पुरातत्वविद मार्टिमर विलियर ने कहा था कि संसार में इसके जोड़ की दूसरी चीज शायद ही होगी। यह मूर्ति अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। यहीं पर एक बड़ा घर है जिसे उपासना केंद्र समझा जाता है। इसमें आमने सामने की 2 चौड़ी सीढ़ियां ऊपर की ध्वस्त मंजिल की तरफ जाती हैं। पश्चिम में गढ़ी के ठीक पीछे माधव स्वरूप वत्स के नाम पर VS हिस्सा है। यहाँ वह रंगरेज का कारखाना भी लोग चाव से देखते हैं, जहाँ जमीन में ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए हैं। अनुमान है कि इनमें रंगाई के बड़े बर्तन रखे जाते थे। 2 कतारों में 16 छोटे 1 मंजिला मकान हैं। एक कतार मुख्य सड़क पर है, दूसरी पीछे की छोटी सड़क की तरफ। सब में 2-2 कमरे हैं। स्नान घर यहाँ भी सब घरों में है। बाहर बस्ती में कुएं सामूहिक प्रयोग के लिए हैं। ये कर्मचारियों या कामगारों के घर रहे होंगे। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर लगता है जैसे सब कुछ चौकोर या आयताकार हो। नगर की योजना, बस्तियां, घर, कुंड, बड़ी इमारतें, ठप्पेदार मोहरें, चौपड़ का खेल, गोटियां, तौलने के बाट आदि सब, यानी कि चौकोर या आयताकार ये मिलते हैं। घर, बड़ी बस्ती, इमारतें, कुंड आदि ये सब कुछ है। छोटे घरों में छोटे कमरे समझ में आते हैं, पर बड़े घरों में छोटे कमरे देखकर अचरज होता है। इसका एक अर्थ तो यह लगाया जाता है कि शहर की आबादी काफ़ी रही होगी। दूसरी तरफ यह विचार सामने आता है कि बड़े घरों में निचली मंजिल में नौकर चाकर रहते होंगे और ऐसा अमेरिकी नृतत्व शास्त्री ग्रेगरी पोशेल का मानना है कि बड़े घरों के आंगन में चौड़ी सीढ़ियां हैं। कुछ घरों में ऊपर की मंजिल के निशान हैं, पर सीढ़ियां नहीं हैं। शायद यहाँ लकड़ी की सीढ़ियां रही हों जो कालांतर में नष्ट हो गई हैं। संभव है ऊपर की मंजिल में ज़्यादा खिड़कियां, झरोके और साज सज्जा रही हो। लकड़ी का इस्तेमाल भी बहुत संभव है पूरे घर में होता हो। कुछ घरों में बाहर की तरफ सीढ़ियों के संकेत हैं। यहाँ शायद ऊपर और नीचे अलग अलग परिवार रहते होंगे। छोटे घरों की बस्ती में छोटी संकरी सीढ़ियाँ हैं। इनके पायदान भी ऊंचे हैं। ऐसा जगह की तंगी की वजह से होता होगा। गौर किया कि मोहनजोदड़ो के किसी घर में खिड़कियाँ या दरवाजों पर छज्जों के चिन्ह नहीं हैं। गर्म इलाकों के घरों में छाया के लिए यह आम प्रावधान होता है। क्या उस वक्त यहाँ इतनी कड़ी धूप नहीं पड़ती होगी? मुझे मोहनजोदड़ो
कि जानी मानी मोहरों के पशु याद हो आए, शेर, हाथी तथा या गैंडा इस मरुभूमि में हो नहीं सकते। क्या उस वक्त यह जंगल भी थे? यह तथ्य स्थापित हो चुका है कि यहाँ अच्छी खेती होती थी। पुरातत्वी श्रीन रत्नागर का मानना है कि सिंधुवासी कुओं से सिंचाई कर लेते थे। नंबर 2, मोहनजोदड़ो की किसी खुदाई में नहर होने के प्रमाण नहीं मिले हैं, यानी बारिश उस काल में काफ़ी होती होगी। क्या बारिश घटने और कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से भूतल जल भी पहुंच से दूर चला गया? क्या पानी के अभाव में यह इलाका उजड़ा और इसके साथ सिंधु घाटी भी की समृद्ध सभ्यता भी? आगे है बेटा, अभी लेसन काफ़ी रह रहा है तो इससे आगे देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो में उस रोज हवा बहुत तेज बह रही थी। किसी बस्ती के टूटे फूटे घर में दरवाजे या खिड़की के सामने से हम गुजरते तो साए साए की ध्वनि में हवा की लय साफ पकड़ में आती थी। वैसे ही जैसे सड़क पर किसी वाहन के गुजरते हुए किनारे की पटरी के अंतरालों में रह रहकर हवा के लयबद्ध थपेड़े सुनाई पड़ते हैं। सूने घरों में हवा की लय और ज़्यादा गूंजती है, इतनी कि कोनों का अंधियारा भी सुनाई दे। यहाँ एक घर से दूसरे घर जाने के लिए आपको किसी घर से वापस बाहर नहीं आना पड़ता। आखिर सब घर खंडर हैं, सब कुछ खुला है। अब कोई घर जुदा नहीं है। एक घर दूसरे में खुलता है, दूसरा तीसरे में, जैसे पूरी बस्ती एक बड़ा घर हो। लेकिन घर एक नक्शा ही नहीं होता। हर घर का एक संस्कार में आकार होता है, भले ही वह 5000 साल पुराना घर क्यों न हो। हम में कमोबेश हर कोई पांव आहिस्ता उठाते हुए एक घर से दूसरे घर में बेहद धीमी गति से दाखिल होता था, मानो मन में अतीत को निहारने की जिज्ञासा ही न हो। किसी अजनबी घर में अनधिकार चहलकदमी का अपराध बोध भी हो, जैसे किसी पराये घर में पिछवाड़े से चोरी छुपे घुस आए। सब जानते हैं यहाँ अब कोई बसने नहीं आएगा। लेकिन यह मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक अभियान की ही खूबी थी कि मिट्टी में इंच दर इंच कंघी कर इस कदर शहर, उसकी गलियों और घरों को ढूंढा और सहेजा गया है कि यह एहसास हर वक्त आपके साथ रहता है। कल कोई यहाँ बसता था, जरूर यह उसकी सभ्यता परंपरा है, मगर घर आपका नहीं है। अनचाहे मुझे मोहनजोदड़ो की गलियां घरों में राजस्थान का ख्याल न आए, ऐसा नहीं हो सकता। महज इसलिए कि पश्चिमी राजस्थान और सिंध गुजरात में दृश्यावली एक सी है। कई चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ से वहाँ जोड़ जाती हैं, जैसे हजारों साल पुराने यहाँ खेत, बाजरा ज्वार की खेती। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए मुझे कुलधारा की याद आई। यह जैसलमेर के मुहाने पर पीले पत्थर के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है। उस खूबसूरती में हरदम एक गमी व्याप्त है। गांव में घर हैं, घरों में पर लोग नहीं। कोई 150 साल पहले राज्य से तकरार पर स्वाभिमानी गांव का हर बासिंदा रातों रात अपना घर छोड़कर चला गया। दरवाजे, असबाब पीछे लोग उठा ले गए। घर खंडर हो गए पर ढहे नहीं। घरों की दीवारें, प्रवेश और खिड़कियां ऐसी हैं जैसे कल की बात हो। लोग निकल गए, वक्त वहीं रह गया। खंडरों ने उसे थाम लिया, जैसे सुबह लोग घरों से निकलते हों, शायद शाम ढले लौट आने वाले हों।
तो बेटा यहाँ से आगे ये पाठ अभी और रह रहा है, कम से कम 2-3 पन्ने हैं। तो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में पढ़ाऊँगा। आपको यहाँ तक के क्वेश्चंस इसमें करने हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन बनता है ये जो है कि लेखक को कुलधारा की याद क्यों आ गई। दूसरा कि अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वहाँ पर घर किस तरह से बनाए गए हैं मोहनजोदड़ो में, घरों के बारे में बताइए, यानी कि वास्तुकला के बारे में बताइए। दूसरा कि मोहनजोदड़ो में कुएं किस आकार में है और बाकी सब कुछ कैसे आकार में है, ये सब कुछ बताना है। और इसके बाद रंगरेज के कारखाने पर नोट लिखिए। इसके बाद बेटा नर्तकी के शिल्प पर नोट लिखिए और उपासना केंद्र किससे समझा जाता है और घरों का आकार बताइए। ये है यहाँ क्वेश्चन। इसके बाद देखें ईंटों के आकार हैं, किस प्रकार की ईंटें वहाँ बनाई जाती हैं, पक्की ईंटों घरों का निर्माण में कैसी ईंटों का प्रयोग किया जाता है, ये वाला इस पैरे में मिलेगा नीचे वाले में। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ से है निचले वाले पैरे से। इसके बाद है कि वहाँ पर माल ढुलाई के लिए और सड़कों का आकार बताइए, ये सब कुछ इसमें मिलेगा यहाँ पर। तो आज जो भारत के कौन कौन से शहरों में शैली का प्रयोग किया गया है, यानी कि यह निर्माण शैली है, जैसे चंडीगढ़ वैशाली इसमें आदि। इसके बाद है कि वहाँ पर कौन कौन सी फसलें पैदा की जाती थी, ये वाला क्वेश्चन आप करोगे। और किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता था, औजार कैसे बनते थे, कॉलेज ऑफ प्रीट्स किसे कहा जाता है, ये वाला क्वेश्चन है यहाँ तीसरे पैरे में। और इसके बाद जो है नीचा नगर किसे कहते हैं, ये है यहाँ बेटा। जल निकासी की व्यवस्था पर नोट लिखिए, एक ये क्वेश्चन है। तो ये वाला आप यहाँ तक करोगे। ओके, थैंक यू।